न्यू लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज में ये अपना नया लेक्चर है जिसमें हम कूलाम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो अपन प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। अपन प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। ठीक है ना। तो 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। अब आगे का है कि वहां पर अपन ने पढ़ा था कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बात यहाँ पर आती है कि ये दोनों चार्जेस जो है कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर कितने फोर्स से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। तो इस चीज को बताने के लिए कूलाम साहब ने एक लॉ दिया था जिसे कूलाम का लॉ कहते हैं। ये 1885 में दिया था। ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या नियम बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने ये कहा था। तो द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, दोनों चार्जेस के गुणनफल के बराबर समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 माने ले रहा हूँ। इसके बाद ये जो फोर्स होता है दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। ठीक है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, F is directly proportional to Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सो F is equal to K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो K लग जाएगा। K यहाँ पर क्या होता है, K यहाँ पर जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। इसकी वैल्यू जो होती है निर्वात में मीडियम जैसे चेंज होता है वैसे वैसे K की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। तो K निर्वात में K की वैल्यू कितना होता है, K एक कांस्टेंट है सबसे पहली बात, और K कांस्टेंट है, और इसकी निर्वात में K का मान जो होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁻12। और इसका जो यूनिट होता है वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए यहाँ पर बगल में बता देता हूँ, F is equal to K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सो K is equal to क्या आ जाएगा, F into R स्क्वायर अपॉन Q1 into Q2। से यहाँ से फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई। और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 into Q2। Q1 चार्ज होता है, इसका यूनिट होता है कूलाम, इसका भी यूनिट कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको उठा के यहाँ पर जो क्या आ जाएगा, इसके यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू भी अपन को पता चल गई कि इतनी वैल्यू होती है। जो ये फोर्स होता है ये कैसे लगता है, नोट डाल के नीचे लिख लीजिएगा। नोट, जो फोर्स होता है ये जो दोनों आवेशों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है। जो फोर्स दोनों आवेशों के जो बीच में फोर्स लगता है, ये कैसा लगता है, दोनों आवेशों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अनुदिश लगता है। जो फोर्स लगता है कैसे लगता है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलानी वाली रेखा के अनुदिश लगता है, वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, कैसे लगता है, अनुदिश लगता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के हमेशा अनुदिश होता है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इसका लाइन का मतलब ये है कि जैसे ये चार्ज है, अगर जैसे मैं इसको पॉजिटिव मान लूँ, इसको भी पॉजिटिव मान लूँ,
तो ये चार्ज अगर इस पर बल लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस लाइन के अलाउंग ही लगाएगा, यानी इस लाइन के अलाउंग इसी डायरेक्शन में आउटवर्ड बाहर की ओर इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित कर दे, या इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित कर दे, या इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित कर दे, या आकर्षित कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो क्या होगा, अलाउंग द लाइन ज्वाइनिंग हमेशा आकर्षण या प्रतिकर्षण या कुछ भी होता है, जो भी फोर्स लगता है हमेशा लाइन के अलाउंग लगता है। या फिर जैसे ये माइनस चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। जो लाइन ज्वाइनिंग है, मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन के अलाउंग के हमेशा आकर्षित करेगा, या इस लाइन के अलाउंग ही प्रतिकर्षित करेगा अगर सेम चार्ज होंगे। ठीक है ना, ये कहता है ये चार्ज। और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि हमेशा ये जो कूलाम का नियम होता है हमेशा बिंदु आवेशों पर लागू होता है, एक्सटेंडेड चार्ज पर लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा शायद। और इसकी के की अपन विमा लिख सकते हैं। के की जो विमा होती है वो क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं की विमा। तो इसकी विमा हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, इस जो यूनिट आई है इस यूनिट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन, इसकी विमा क्या होती है, M/L/T-2 फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स की विमा क्या होती है, M/L/T-2 मीटर स्क्वायर है। इसकी विमा क्या हो जाएगी, L2 अपॉन कूलाम स्क्वायर की क्या हो जाएगी, A² एंड T²। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बच जाएगा, M/L3T-4 A-2। ये आपकी क्या निकल आएगी, के की विमा निकल आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका कूलाम का नियम यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद एक चीज और आती है, इसमें क्या है, इसके बाद देखते हैं कूलाम के नियम में। देखो अपना फॉर्मूला क्या निकल के आया है, फॉर्मूला निकल के आया है K इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R²। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है ना, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब इसका हिंदी में लिखूंगा ग्राफीय निरूपण। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण कैसे होता है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R²। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं किसके बीच कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, इसके बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। तो ये कैसा आता है, देखिए ये फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस की कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से आता है। देखिए ये मैं यहाँ पर फोर्स को ले रहा हूं और यहाँ पर डिस्टेंस को ले रहा हूं, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कूलाम्स लॉ का। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, सदिश फॉर्म, सदिश रूप ऑफ कूलाम्स नियम। ठीक है ना, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया है, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है ना, सारी चीजें ठीक है। अब आगे चलते हैं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या बोलते हैं इसको, आगे पढ़ने वाले अपन कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको हिंदी में लिखते हैं सदिश, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो इसको मैं बहुत इजीली अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना, तो जैसे मैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हिंदी में से कहते हैं कार्तीय निर्देशांक।
ठीक है ना। तो ये कार्तीय निर्देशांक सिस्टम ले लिया मैंने, ठीक है ना। मान लो ये कोई Q1 चार्ज है और यहाँ पर ये कोई Q2 चार्ज है, ठीक है ना। इसका स्थिति वेक्टर क्या है, R1 है। R1 वेक्टर इसका स्थिति सदिश हो गया, इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब अपन क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच फोर्स फाइंड करना है इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो अपन क्या फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर, F। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, F12 इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 चार्ज, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में लिख दूं मैं। इसका मतलब ये होता है कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, ठीक है ना, ये होता है। और इसी प्रकार F21 वेक्टर का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज। बताइए ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बात शायद क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स 1 ऑन 1, ये जो आगे लिखा होता है उस पर फोर्स लग रहा होता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2 चार्ज एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1 चार्ज, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ये हमें पता चल गया। तो मैं क्या यहाँ पर पता करना चाहता हूं, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 2 निकाले लेते हैं। चलिए क्या निकालने हैं हम, फोर्स ऑन 1, चलिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2 चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2 चार्ज। ओके, ये फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, फोर्स ऑन 1 यानी हम पहले पर बल पता करना चाहते हैं, किसके द्वारा, Q2 चार्ज के द्वारा प्रथम पर बल, ठीक है ना। तो इसका देखिए, या आप ये ना फाइंड करिए, चलिए ये नहीं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1 चार्ज फाइंड कर लीजिए। तो हम क्या पता करना चाहते हैं, प्रथम ये जो Q1 चार्ज है तो Q2 चार्ज पर बल, Q1 चार्ज के कारण Q2 चार्ज पर बल, ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो देखिए इसका आप जैसे वेक्टर ट्रायंगल ना लगा दें, इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं किसी तीसरे वेक्टर से शो कर लेता हूं, इसको R वेक्टर से ही मैं यहाँ पर शो कर देता हूं, ठीक है ना। ये क्या है, बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है उसको R वेक्टर से मैंने शो कर दिया। यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वेक्टर ट्रायंगल लॉ, तो वो लगाते हैं। वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, जो प्रथम वेक्टर होता है उसके हेड से जो अगला वेक्टर होता है उसकी टेल जुड़ी होती है, और जो तीसरा वेक्टर होता है वो प्रथम वेक्टर के टेल से और लास्ट दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ा होता है। तो इन दो वेक्टर्स का सम इस वेक्टर्स के सम बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाई वेक्टर ट्रायंगल लॉ, ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर इसका योग प्लस इसका योग, R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। तो यहां से R वेक्टर इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो ये क्या निकल आएगा, यहाँ का बीच का डिस्टेंस लेकर आया, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया इन दोनों के बीच का। ओके, अब देखिए आप क्या फाइंड कर रहे थे, F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K ये कांस्टेंट है, Q1 इंटू Q2 ये स्केलर है, अपॉन देखिए ये इसका क्या होता है, यहाँ पर मॉडुलस होता है। सो R वेक्टर का मॉड लेके उसका स्क्वायर कर दिया, क्या होता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है। तो ये अभी ये फॉर्मूला ओनली क्या शो कर रहा है, ओनली ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन हम किस फॉर्म में शो करना चाहते हैं, इसको डायरेक्शन के फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो हमें इसके साथ डायरेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन इसकी कैसी होगी भैया, इसके साथ क्या करेंगे, इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, फोर्स की डायरेक्शन इसको रिपेल कर रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल कर रहा, फोर्स की डायरेक्शन किस वेक्टर की दिशा में, इस वेक्टर की दिशा में, R वेक्टर की दिशा में। तो हम क्या करेंगे, R वेक्टर का यूनिट वेक्टर यहां पर ले लेंगे,
यूनिट वेक्टर का क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, एकांक सदिश जिसे कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है। तो सोचो अगर आप किसी भी क्वांटिटी के साथ यूनिट वेक्टर का आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर किसी भी क्वांटिटी को कोई भी दर्द नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मल्टीप्लाई किसी भी क्वांटिटी के साथ कर दो उसको कोई भी दर्द नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो फोर्स लग रहा है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वेक्टर की दिशा में लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर का, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी दिशा भी हमें इसमें साथ में ऐड हो जाएगी। अब इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इसका यूनिट वेक्टर लेके हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी हो जाएगी उसके साथ में, क्योंकि हमें किसी भी वेक्टर को, हमें किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसकी दिशा चाहिए होती है, और उसका क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, दिशा पर नहीं है, तो दिशा क्या करेंगे, ये है दिशा इसकी, तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सिंपल क्या कर दूंगा, आर वेक्टर कैप लेके, आर का हम क्या लगा देंगे यहाँ पर कैप लेके, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर को किससे शो करते हैं, कैप लगा के शो करते हैं, शो कर दिया मैंने। अब देखिए आपने यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पढ़ा होगा आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो रख दो यहाँ पर सिंपल बात। तो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर इनटू इसकी जगह R वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा, R कैप की जगह ये हो जाएगा R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R का R हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R Q, ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर। अब देखिए हमने वेक्टर ट्रायंगल ला से R वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो इसकी जगह रख दो। तो क्या आ जाएगा, F2 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2, इसकी जगह क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q। बताइए ये आपको समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अगर शायद हमें क्या निकालना हो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना हो, देखिए ये अपन ने क्या फाइंड किया, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा बल, यानी Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज के द्वारा बल निकाल लिया इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको क्या निकालना हो, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा बल निकालना हो, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा आपका सिमिलर, इसी तरीके से हो जाएगा। इसमें F21 की जगह क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर तो मॉडुलस का Q। ये आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2 चार्ज पता चल गया। तो ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में कूलाम का नियम है, ठीक है। आपको शायद समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।